अब आज का सेशन हम आज शुरू करते हैं और ये चौथा सत्र है हमारे दूसरे दिन का। और आज हमें गन की जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और जाने माने साहित्यकार श्री सुजीत होश पटसरी सर का। सर आप स्टार्ट कीजिए, ओवर टू यू प्लीज। शुक्रिया मैम, और सब प्रतिभागियों का भी शुक्रिया, जो साथ में सोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं इनका भी शुक्रिया। सबसे पहली बात जो मैं सब प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, वो ये है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखने हैं इस कार्यशाला के। अन्य कार्यशालाएं करवाई जा सकती हैं, आप उन पर अपनी कोई भी राय भेजिए डायरेक्टरेट को, कल्चरल सेल को, और हम वो सारी वर्कशॉप्स पूरी तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर साहब से हम बात रखेंगे उनके आगे। लेकिन यह कार्यशाला जो है, इसके ऑब्जेक्टिव्स दो ही हैं। एक, हमें साहित्य की समझ आ जाए, हर विधा की समझ आ जाए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि यदि हम में से कोई साहित्य रचना चाहता है, हालांकि दूसरा नहीं, ये पहला है कि हम में से कोई अगर साहित्य रचना चाहता है तो वो साहित्य रचे, रचना सीख जाए, निर्दोष साहित्य रच सके, दोष मुक्त साहित्य रच सके। पिछली बार जैसे उद्घाटन सत्र में हमने बताया भी कि पिछली बार लगभग 5 कवि, जिनमें से 2 राइटर, बहुत नाम आपने सुन लिया पिछले 1 साल में उनका, 1 साल भी नहीं हुआ अभी, रंजय कुमार जी और चमन लाल जी, यह बहुत अच्छे तरीके से साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द इनका नाम आप स्वर्ण अक्षरों में पढ़ेंगे। इसी के साथ अलका शर्मा जी ने गद्य लेखन में कमाल करना शुरू किया इसी कार्यशाला के बाद, और पद्य लेखन भी वो समझ गई, छंद बहर को समझ गई। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि यदि हमारे बीच कोई चाहता है कि वो साहित्य रचे तो वो साहित्य रच सके। एक और बात जो उद्घाटन सत्र में कही गई थी वह ये थी कि ऐसा नहीं है कि साहित्यकार कोई जन्म से ही साहित्यकार होता है। हाँ, होते हैं कुछ, पर कोई भी अभ्यास से, जैसे भारत भूषण जी ने पिछले सत्र में कहा कि कुछ बातें अभ्यास पर भी आधारित होती हैं। कोई भी, हमारा यह मानना है, यूं समझिए कि इस बात की का प्रवर्तन हम करते हैं, हम ही प्रवर्तक हैं, कि जो भी चाहे वो साहित्यकार बन सकता है। बात सिर्फ क्या चाहिए, उसमें लगन चाहिए कि मुझे साहित्यकार बनना है, और दूसरा उसमें सहिष्णुता चाहिए, दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत चाहिए। अपने दर्द में रोना बिलखना जो है वो कमजोर साहित्यकार तैयार करता है। दूसरों का दर्द समझना, इंसानों का, परिंदों का, पक्षियों का, ये अपने जानवरों का, पेड़ों का, पौधों का, ये सारी चीजें आदमी को तैयार करती हैं, एक अच्छा साहित्यकार बनने में मदद करती हैं। यानी एक अच्छा इंसान एक अच्छा साहित्यकार बन सकता है, और एक अच्छा साहित्यकार एक अच्छा इंसान होता ही होता है। साहित्य के रास्ते में हम बहुत सारी नकारात्मक बातें पीछे छोड़ देते हैं और सकारात्मक रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पहला पर्पस हमारा है, क्योंकि टीचर्स एक तो साहित्य बहुत पढ़ते हैं, किसी न किसी तरीके से वो पढ़ ही रहे होते हैं, रोज पढ़ रहे होते हैं, और सहिष्णु वो होते ही हैं क्योंकि बच्चों के साथ जुड़े हुए होते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कविता लिखना चाहते हैं, लिखते हैं, मेरी बातें होती हैं, बिना छंद के लिखते हैं बेचारे, छंद टूटता है उनका, उन्हें छंद की समझ नहीं है पूरी तरह से। तो ये शुरुआत हमारी है कि वो सब छंद समझे। दूसरी विनती मेरी सबसे रहेगी कि यहाँ रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं, बाकी वालों को हमने रखा है कि वो ग्रुप में रहें। क्यों रखा है? ये कार्यशाला अलग तरह की है। जूम को सिर्फ हमने स्पोर्टिव एक इंस्ट्रूमेंट रखा है कि सपोर्ट कर सके। ये हमारी साहित्य कार्यशाला है, तो इसमें लिखना पढ़ना ज्यादा है, तो वो ग्रुप में ही, फेसबुक ग्रुप में ही लिखा पढ़ा जा सकता है। व्हाट्सएप पे ये नहीं हो सकती, जूम पे ये नहीं हो सकती, तो ये फेसबुक पर ही हो सकती है। तो आप सब वहां जुड़िए, और ये मेरा जो ये लाइव इस वक्त जो लाइव चल रहा है, यहाँ जो भी प्रश्न हो, लेकिन मेरे लेक्चर के अनुरूप चाहिए प्रश्न, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी रिलेवेंस उसके साथ हो, वो प्रश्न आप यहाँ रखिए। आखिरी निवेदन करके मैं शुरू करूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी जो आपको सब कुछ बता रहा हूँ। यहाँ बैठे हुए कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। मौका मिले उनसे मैं सीख सकता हूँ। पीछे 2-3 वर्कशॉप्स मैंने अटेंड की, एनसीईआरटी की वर्कशॉप्स, हमारे जम्मू संभाग के लोग ही
रिसोर्स पर्सन उसमें थे जिन्हें मैं पहले से जानता था, पर मुझे पता ही नहीं था कि उनके पास वो ज्ञान है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता, और जिसके लिए मैं सोचता हूँ कि शायद कहीं बाहर जाना पड़ेगा उस ज्ञान को सीखने के लिए, वो उनके पास था। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग है। कुछ मुझे आता है, कुछ आपको आता है, कुछ रंजय सर को आता है, कुछ भारत भूषण सर को आता है, कुछ सुप्रिया मैम को आता है, कुछ अजय अनंत जी को आता है, कुछ विपिन जी को आता है, चमन जी को आता है, कविता जी को आता है, रिंकी जी को आता है। ये शेयर कर रहे हैं हम सब आपस में कि सबके पास हो सारी बातें जो एक एक के पास हो। इसलिए यहाँ बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कि पांडित्य प्रदर्शन है, कोई ऐसी बात नहीं कि जो बोल रहा है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, जो बात वो बता रहा है उस पर उसने काम किया हुआ है, वो बात शायद वो बाकी वालों से थोड़ी बेहतर जानता हो। तो यहाँ ना तो किसी को प्रश्न आप ऐसे करिए जो आपकी वो समस्या हल करे, ना कि आप भी ये बताने की कोशिश करें कि आपको क्या क्या आता है, वो जरूरी ही नहीं। ये भी बताने, ये भी कोशिश ना करें मुझे परखने की कि मुझे क्या क्या नहीं आता। मुझे बहुत कुछ नहीं आता, बहुत ज्यादा कुछ। और कई बार मैं सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कितना ही कुछ मुझे नहीं आता। सब टीचर्स को बहुत कुछ आता है। मैं अपने आप का आंकलन करता हूँ तो मुझे लगता है मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, छंद पर थोड़ी सी जो कमांड है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसमें भी बहुत सारे लोग यहाँ हैं जिनको मुझसे ज्यादा छंद आता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला सेशन आज का जो तीसरा सेशन जिसे कहते हैं, पूरे दूसरे दिन का पहला सेशन था, तीसरा सेशन कुल भारत भूषण जी ने, जिनसे हम सब सीखते आए हैं, बहुत देर से सीखते आए हैं, उन्होंने आपको ध्वनि विज्ञान पर बातें कही। उसमें कुछ टीचर्स के सवाल थे संधि को लेकर, दूसरे तीसरे, तो ये उस तरह की वर्कशॉप हम अलग करेंगे। ध्वनि विज्ञान पर पहला लेक्चर इसलिए था कि जब तक ना हमें ध्वनि की जानकारी होगी तब तक हम शायरी नहीं कर सकते, तब तक हम कविता रचना नहीं कर सकते। फेसबुक पर कुछ भी डाल सकते हैं, वाह वाह आ सकती है, लाइक्स आ सकते हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं, ऐसे कमेंट आ सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कुछ नहीं होता, वो कविता नहीं होती। कविता के लिए सबसे पहली इकाई ध्वनि, उसकी हमें जानकारी चाहिए। उसके बाद हमें जानकारी चाहिए कि उस ध्वनि को की गिनती किस प्रकार से है। जैसे सर कह रहे थे कि अगर हम अनुस्वर ले लेते हैं, उसका अनुस्वार ले लेते हैं चंचल का, तो वो गिनती अलग हो जाएगी। तो वो गिनती क्या थी, तब उन्होंने थोड़ी बात की और उन्होंने कहा कि ये आगे बातें की जाएंगी। वो गिनती क्या है उस पर हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक सरल गिनती में आपको बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा कम्प्लेक्स की ओर जाएंगे, सरल से कम्प्लेक्स की ओर। मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करूंगा साथ में। हाँ, तो साथियों, आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको ठीक तरह से? हाँ सर, विजिबल है, विजिबल है। इसका मैं साइज बड़ा कर लेता हूं ताकि और अच्छी तरह से आपको नजर आ पाए। उर्दू वालों के लिए भी है। और देखिए मात्राओं की गणना किस प्रकार होती है। हमारे पास स्वर है, बाद में जिसको कोई ज्यादा परेशानी आएगी इसको समझने में, क्योंकि मैं देवनागरी में लिख रहा हूं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिसोर्स पर्सन हैं, वो कमेंट बॉक्स में आपकी हेल्प कर लेंगे। हमारे पास है हमारे पास है ई, और हमारे पास है ऊ। ये तीन स्वर हैं, इन सब की गिनती एक होती है। अ की मात्रा होगी तो भी गिनती एक होगी, ई की मात्रा होगी तो भी गिनती एक होगी, ऊ की मात्रा होगी तो भी गिनती एक होगी। और इसी के साथ जो अन्य हैं, आ, ई, ऊ, बहुत सारे लोग आप में से जानते भी होंगे इन चीजों के बारे में। ए, या ऐ भी बोलते हैं इसे, ओ, आओ, अंग, इन सब की गिनती दो होगी। ये सिंपल जो शुरुआती समझ है छंद की वो ये है कि अ, ई, उ जो तीन स्वर हैं इनकी गिनती एक है, और इनके अलावा बाकी के जो स्वर हैं उनकी गिनती दो है। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है? ये तीन पहले तो आ गए। जब हम क हलंत क में अ डालेंगे, असली रूप क्या है व्यंजन का? वो तो स्वर रहित है। उसमें इसमें हमने डाला है अ।
इसमें डाली है ई, इसमें डाला है उ, तो इन दोनों की, क मैंने उदाहरण दिया, प भी हो सकता है, त भी हो सकता है, श भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन सब की गिनती होगी एक एक। इसके अलावा का की गिनती 2 होगी, की गिनती 2 होगी, कु की गिनती 2 होगी, के की गिनती 2 होगी। ये थोड़े करीब लाए मैंने, थोड़ा साइज भी बढ़ा सकूं ताकि किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही देखने में, साइज ठीक है ना। काओ, काऊ, इन सब की गिनती 2 2 2 होगी। अब ये गिनती है क्या चीज? ये रट्टा मारने वाली चीज है क्या? सीधी सी बात है, गिनती है कि किसी भी ध्वनि को, ध्वनि का उच्चारण जब हम करते हैं, जब उसे बोलते हैं, तो उसमें कितना समय लगता है। गिनती का मतलब ही समय है, छंद का मतलब ही समय है। ये जो क्या बोलते हैं इसे हम, बहर उर्दू में, और हिंदी में कहते हैं छंद, इसका अर्थ ही क्या है? समय। और कितना समय कौन सा शब्द ले रहा है, उस तरह से उसे हम फिट करते हैं पंक्ति के बीच में जब कविता लिखते हैं। शुरू में गिनकर भी करते हैं, लेकिन जब बाद में हम पूरी तरह से सहज रूप से उसे समझना शुरू कर देते हैं तो अपने आप ही हो जाता है जब हम लय समझते हैं। कुछ पुराने कवि ऐसे भी थे, एक्सक्यूज मी सर, अगर जैसे आप ऐसे हैं जो बिल्कुल की गिनती, ये सर अगर आप कोहोस, फॉन्ट साइज बढ़ा दें तो थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। और बढ़ा देता हूँ, मैं इसको अलग अलग दिखाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे शायर हैं, बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने ये गिनती बिल्कुल नहीं सीखी, लेकिन फिर भी वो लय में लिखते हैं, फिर भी उनके लेखन में कोई गलती नहीं होती। ये याद रखना है हमें कि गिनती, गिनने की बात बाद में आई, उससे पहले तो शायरी आई, गीत आए। बाद में आया कि अगर किसी की शायरी ठीक नहीं है तो उसको कैसे सिखाया जाए, तो उसे सिखाने के लिए ये तरकीबें आई। हालांकि लिपि भी बाद में आई, पहले तो भाषा आई। लिखने के लिए अगर हम इस तरह ना लिखकर को ऐसे लिखेंगे तो ध्वनि बदल थोड़ी जाएगी। ध्वनि के लिए तो निशानी रखी है कोई, जितना भी हमारे मुंह से निकल सकता है। अब किसी का प्रश्न था वहां पिछले सेशन में कि क्या स्थानीय वातावरण का भी कोई असर होता है उच्चारण में? बिल्कुल होता है। अगर अरब के शब्दों में ज सारे हैं तो स्थानीय वातावरण का भी असर है। कुछ एरिया में हम बोल ही नहीं सकते, कि आपने देखा है कि कुछ एरिया ऐसे जहाँ ए को ए बोलते हैं। ये स्थानीय वातावरण का असर होता ही है। उसी तरह से हमारे जितने भी वाक अवयव हैं, ओष्ठ, नासिका विवर, दांत, इसके दांत के साथ कठोर तालु जिसे कहते हैं, कठोर तालु के साथ उच्च तालु, ये ऊपर वाला, उसके पीछे जो कोमल तालु, कोमल तालु के पीछे जो ऐसे लटका है उसे कहते हैं काकू। और जीभा के अग्रभाग, जीभा का मध्य भाग, जीभा का पश्च भाग, उसके बाद हमारा कंठ, कंठ के अंदर हजारों लाखों की तादाद में स्वर तंत्रियां जो बजती हैं। यहाँ हाथ रखिए अगर आप बात करते हुए तो आपको पूरा महसूस होगा कि अंदर वाद्य यंत्र किस प्रकार बज रहे हैं। और उसके बाद श्वास नली आ जाती है जिससे सांस आती जाती है, उसके बाद हमारे फेफड़े आ जाते हैं। तो इनकी संरचना जिस प्रकार से होगी, बहुत सर्द क्षेत्र है तो अलग तरह की संरचना होती है, बहुत गर्म क्षेत्र है अलग तरह की संरचना होती है, और भी कई अन्य कारण होते हैं जिसके कारण हमारी ये संरचना में थोड़ा बहुत अंतर होता है। कुछ लोग कोई कई चीजें बोल ही नहीं सकते, छ को स ही बोलते हैं, तो वो उनके अंदर की सारी संरचना की बात है। लेकिन ज्योग्राफिकल असर रहते हैं कि कैसी ज्योग्राफी है उस तरह से हम बोलते हैं। तो वो सारी जो ध्वनियां हमारे मुंह से बाहर निकलती हैं, उनके लिए कुछ निशानियां रखी गई। हमने जिसके लिए ज रखा, उसके लिए यूरोप के लोगों ने जे रख दिया। उर्दू अरब में, फारसी लिपि जो अरब में बनी, उन्हें जीम रख लिया। इसी प्रकार और भी हैं, उन्हें अलग अलग निशानियां रख ली। पंजाबी के लिए गुरमुखी है, उसमें उसने अलग रख दी। तो ये निशानी रखने से सिर्फ हम ये बताते हैं कि हमने इस ध्वनि के लिए ये निशानी रखी। ये निशानी अपने आप में कोई आवाज नहीं है, ये तो हमने निशानी रखी कि अगर हम अ बोलेंगे तो इस तरह से लिखेंगे उसे। ये कागज पे कैसे उतारा जाए उसके लिए है, इस झमेले में हमने पढ़ना है। हमने ध्वनियों को समझना है, ध्वनियों को। तो ध्वनि जितना समय लेगी, ध्वनि समय लेती है, ध्वनि जितना समय लेगी, वायु लेगी,
उतनी ही उसकी मात्रा बनेगी, एक भी बनेगी और दो भी बनेगी। ये सारी मात्राएं, अब क में अगर ये पहली तीन मात्राएं मिलाई जाती हैं अ, ई, उ, तो इसके स्वरूप ऐसे बनते हैं क, की, कु। तो इन तीनों स्थानों पर हम एक ही मात्रा लेते हैं। इसका कलर अलग कर लेंगे। ये लाल लाल रंग में जो आप देख रहे हैं, ये लाल रंग वाले एक ही मात्रा है। अब इसकी जगह क भी आ सकता है, प भी आ सकता है, क भी आ सकता है, स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसी प्रकार इसकी जगह भी आ सकता है। आराम से सीखने की चीज है ये, जल्दबाजी में नहीं। सी आ सकता है, जी आ सकता है, की तो पहले से आ गया, टी आ सकता है, री आ सकता है। ये सारे एक ही मात्रा होंगे। इसकी जगह पे लू आ सकता है, वू आ सकता है, गु आ सकता है। तो इन सब की एक ही मात्रा होगी। लेकिन ये जो बाकी वाले हैं, इन्हें छोड़कर जितने भी, बड़ा आराम से हम आसानी से हम सीख सकते हैं। इन्हें मैं दे देता हूं ये कलर ब्लू। याद रखने के लिए सिर्फ तीन हमें रखने हैं जो लघु है। लघु और गुरु, इस नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। बहुत सारे लोगों ने लघु और गुरु पढ़ा होगा। तो लघु और गुरु नाम से भी पुकारा जाता है। अ, इ, उ, ये तीन के साथ मिलकर कोई भी व्यंजन लघु रूप को पहुंचेगा। इनके अलावा जितने भी हैं उनके साथ मिलकर गुरु रूप को पहुंचेगा। ये मूल जानकारी है। इसके बाद कई तरह के चीजें आती हैं, कैसे रूल्स बनते हैं, कैसे गिनी जाती है चीजें, वो बाद में, वो भी साथ में हम बात करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से इतने तक सबको समझ आ गई है। सुप्रिया मैम, मैं आपसे विनती करूंगा, साथ में आप कमेंट बॉक्स में देखते रहिए। अगर कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है जो इसी वक्त क्लियर करना चाहिए तो साथ साथ में क्लियर करते रहेंगे, नहीं तो बाद में प्रश्न ले लेंगे। हाँ, बाकी के यह जो है, इनकी दो मात्राएं हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम यहाँ उदाहरण, ये उर्दू में भी इनका लिखा हुआ है सबका। अब उदाहरण के लिए हम कहते हैं इनकी क्या गिनती कैसे करेंगे हम। राम केश जी ने आज मुझसे उधार मांगा। यहां आ गया र के साथ आ, तो हमने आ की तो दो मात्राएं कही हैं। म के साथ आ गया अ, म की तो अ की तो एक मात्रा कही है। क के साथ ए है तो दो मात्राएं हैं। तो इसी प्रकार, तो मैं चाहता था कि पावर ऊपर कैसे, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं। दो, एक, दो, एक, दो, 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 एक, 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 दो, एक, दो, एक, दो, एक। इसे हम रखते हैं किसी और रंग में ताकि कंफ्यूजन ना हो। ब्लैक नहीं रखते हैं। तो ये गिनती हमारी हो जाएगी। हमें एक बात और याद रखनी है कि आधा गिलास और आधा गिलास एक गिलास, पर एक गिलास में यदि एक गिलास ऊपर से और पानी डाल दिया जाए तो वो दो गिलास थोड़ी होगा, वो एक गिलास ही रहेगा। ये ऐसे याद रखने के लिए है, इसका कोई लॉजिक वैसे नहीं। याद रखने के लिए जैसे हम कहते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो याद रखते थे हम कैसे याद रखने हैं फार्मूलाज साइन कॉस टेन की। इसी प्रकार इसका भी ये फार्मूला याद रखने का एक तरीका है
कि आधे गिलास में आधा गिलास मिलाएंगे तो 1 गिलास, लेकिन जब सर गा के लिए 2 होंगी सर। 1 गिलास में एक और गिलास मिलाएंगे तो भी 1 ही गिलास, यानी सबसे ज्यादा मात्राएं इसकी 2 ही होंगी। उसमें जितनी भी मिला दें हम वो 2 ही गिनी जाएंगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी। सुरजीत सर, सर ग की 2 मात्राएं लिखनी है। ओह सॉरी, हाँ हाँ, ये छोटी गलती हो गई। अच्छा, ये गलती से लिखा। तो सबसे ज्यादा मात्राएं हमारे पास 2 ही होंगी। आपने यहां देखा होगा चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु भी आजकल तोड़ दिया लोगों। तो यहाँ हम 2 मात्राएं ही गिनेंगे, 4 नहीं गिनेंगे। या जैसे अनुस्वर जब लगता है या कोई भी आवाज लगती है या एक ध्वनि आधी और बीच में आती है तो मात्राएं बढ़ जाती हैं, लेकिन पहले से 1 होगी तो 2 होगी। जब पहले से ही 2 है तो 2 ही रहेंगी। ये आगे हम साथ में जब प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसकी गिनती हो जाएगी 2 1 2 1 2 2 2 1 2, सॉरी 1 1 2 1 2 1 2 2। असल में हम देखें तो सारा छंद शास्त्र, सारे का सारा छंद शास्त्र, आज भारतभूषण जी ने पहले सेशन के बाद में कहा कि आप भी सोच रहे होंगे कैसे कौन सी पढ़ाई शुरू कर दी, कायदे वाली पढ़ाई शुरू कर दी। तो मजेदार बात यह है कि शायद हमने भी एमए करने के बाद ही ये चीजें सीखी, एमए तक कहीं सीखने का मौका नहीं मिला हो। तो ये चीजें वो है जो आधारभूत है, सबका आधार है, यहीं से शुरुआत होती है सब चीज, हर चीज की। सारा छंद शास्त्र इन पर टिका हुआ है, सिर्फ इस गिनती पर सारे का सारा छंद शास्त्र टिका हुआ है, इस गिनती पर। ये बहुत मजेदार बात है। सिर्फ हमें इस गिनती की समझ आ जाए और बाद में मौके के हिसाब से भी हमें समझ आ जाए कि अब इस तरह से है तो क्या है, सारा छंद शास्त्र उसी के है, आदमी को समझ आ जाए। अभी हम इसे आगे ले जाते हैं, यज्ञ तक ले जाते हैं। ये समझ आ गया होगा सबको मेरे ख्याल से। सुप्रिया जी, आप क्या देख रही हैं कमेंट बॉक्स? जी सर, कोई क्वेरी नहीं है। अगर सब बोल रहे हैं सर, अंडरस्टूड लिखा है सबने। जी सर। तो ये सिंपल है, बिल्कुल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके आगे हम आते हैं दूसरी बात पे कि गण, ये है हमारे गण। इसका भी हम साइज बढ़ा लेंगे। जिस प्रकार उर्दू में अरकान है, आप पढ़ेंगे आगे, उमेश जी अरकान पे भी बातचीत करेंगे, उसी प्रकार हिंदी में गण है। सोचिए, ये सोचने की बातें हैं। उर्दू का छंद शास्त्र ये तो अरबी से आया। एक और अरब में बैठे हुए बुद्धिजीवी शायर लोग वो छंद शास्त्र तैयार कर रहे थे, और दूसरी ओर भारत के मनीषी छंद शास्त्र तैयार कर रहे थे अपने अपने तरीके से। लेकिन सब कुछ एक जैसा किया, कुछ समझने में फर्क है। वहां भी 8 अरकान है और यहाँ भी 8 गण है। अब इसको याद रखने का भी एक तरीका है, वो बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल ऐसे बताते हैं कि यगन है जो है, यगन बोलते हैं इसको। यगन की मात्राएं हैं 1 2 2। यहाँ उदाहरण मैंने गया था लिखा है, कुछ भी आ सकता है, किया हो, परे हो, परे जा, मती थी, कमी थी, ये सारे यगन हैं। एक गण में कुल 3 वर्ण होते हैं। ये वर्ण आ गए, एक वर्ण ग, दूसरा या था। 3 वर्ण की मात्राएं अपने अपनी तरह की होती हैं। जैसे यगन की मात्राएं होगी 1 2 2, लघु गुरु गुरु। तो ये सारे उदाहरण यगन के थे। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसका साइज, जिस गण को बताएंगे उसका साइज बड़ा कर लेंगे। स्क्रीन तो
लिमिटेड ही है। हाँ, ये आ गया यगन। तो यगन में 1 2 2 ये सब यगन है। एक यगन, दूसरा यगन, तीसरा यगन, चौथा यगन, पांचवा यगन, छठा यगन। हमें कोई कहे कि 6 यगन का वाक्य लिखो तो हमें इसी प्रकार से लिखना होगा। अगर लिखे हम यहाँ, बेशक मैंने सोचा नहीं अभी तक, परे था कहीं वो यहीं तो नहीं था। परे था कहीं वो यहीं तो नहीं था। अब इसमें परे था, कहीं वो, यहीं तो नहीं था, 4 यगन। हम कह सकते हैं कि इस वाक्य या इस पंक्ति में, अगर लयात्मक होगी तो उसे पंक्ति कहेंगे, इस पंक्ति में 4 यगन हैं। इस पंक्ति में 4 यगन हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ये कहे कि 4 यगनों की एक पंक्ति लिखो, तो वो जो नीचे मैंने लिखी या कोई अन्य भी हम लिख सकते हैं। फिर से एक बात दोहराऊंगा, मैं कई लोगों से कहता हूँ, बहुत शौक से पढ़िए। बहुत आसान है, शुरुआत में लगता है, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं बहुत मजा आता है। पिछली वर्कशॉप में जो लोग थे उनसे अगर पूछिए आप, पहले 2-3 दिन उन्हें लगा था कि शायद कोई मुश्किल चीज है या बोरिंग है, लेकिन धीरे धीरे आनंद आने लगा। और वर्कशॉप खत्म हुई तो वैलिडिटी से पहले कई काल से इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, और फिर से उनकी डिमांड पर ही फिर से ये वर्कशॉप शुरू हुई है। दूसरी बात कि छंद मुक्त तो हम लिखते हैं, लेकिन छंद मुक्त तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक हमें छंद का नॉलेज ना हो पूरी तरह से। छंद का ज्ञान है तो छंद मुक्त लिखना है। छंद को तब छोड़ना है जब हमें पता तो हो हमें छोड़ना क्या है। हमें पता ही नहीं हो हम क्या छोड़ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आप कहते हो छंद में कविता लिखनी चाहिए, आप भी लिखते हो छंद मुक्त। लिखता हूँ छंद मुक्त में, फिर भी मेरी प्रिय कविता छंदबद्ध ही है, और छंदबद्ध ही लिखनी चाहिए। लेकिन छंद मुक्त तब लिखिए जब छंद पूरी तरह से आता हो। यानी बड़े उदाहरण के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि जब बाइक चलाते हैं लड़के, तो उसके स्टंट उसी वक्त मार सकते हैं जब बाइक चलाना पूरी तरह से आती हो। कहीं बाइक सीखनी नहीं है मैंने सिर्फ रूल तोड़ने हैं। मैंने बत्ती तोड़ के भी निकलना है, मैंने लेफ्ट से राइट भी जाना है, राइट से लेफ्ट भी जाना है, हेलमेट नहीं पहननी है, तो 2 कदम पर ही गिर जाएंगे। उनकी रफ्तार उन्हें ज्यादा दूर ले नहीं जाएगी। इसी प्रकार छंद को सीखे बिना छंद के कविता लिखना असंभव है। कोई नहीं लिख पाया। जो लिखते हैं उन्हें वहम है कि वो कविता लिखते हैं, वो कविता है, होती नहीं। इसी तरह जब जैसे हमने यगन पढ़ा, यगन के ज्यादा उदाहरण इसलिए दिए कि गण, पहला गण पढ़ा हमने, दूसरा गण मगन आ गया। मगन याद रखने के तरीके हम कई रख सकते हैं। मैंने इसे याद रखने का तरीका रखा है कि ये मगन है, क्योंकि सारे ही गुरु हैं इसके पास, सबसे ज्यादा मात्राएं इसके पास होती है मगन के पास, इसलिए इतना मगन रहता है। 2 2 2 तीनों गुरु हैं। 3 ही वर्ण होंगे हर गण में, इसके तीनों वर्ण गुरु हैं। बोला है, आता था, कुछ भी उदाहरण आप, आता था, कैसे कैसे हो, बोलो भी, सारा ही, ये सारे मगन हैं। 2 2 2 मगन, 2 2 2 2 2 2, ये सब मगन है। मेरे ख्याल से ये भी आसानी से समझ आ गया होगा सबको। एक आ गया तो सब ही आ जाएंगे। तो तगन में 2 2 1, जैसे नाकाम, एक ही शब्द में आ गया सारा। आसार, ऐसे कई शब्द देख लीजिए आप। तो ये सारे 2 2 1, अब पूरी तरह से मुझे आ नहीं रहे, मैं 3 4 लिख देता। आसार, बेआस, बाजार, आधार, हाँ आधार कार्ड, आधार। तो ये सारे 2 2 1 है, तगन है। इसी प्रकार रगन में 2 1 2, आखिरी, बे बसी, बोलती, हो गई। ये नहीं अभी बताऊंगा क्या हुई, क्योंकि ये अभी समझाया नहीं है कैसे जुड़ता है। तो ये रगन में आ गए। तगन में
जगन में 1 2 1, जैसे निराश, पताल, उछाल, कमाल, निराश और निराश पहले लिख दिया। तो ये सारे जगन है। भगन में 2 1 1 और नगन में, नगन और मगन को याद रखना बहुत आसान है। नगन बेचारा, इसके पास कुछ नहीं है, नगन का नगन है 1 1 1। सबसे कम मात्राएं नगन में होती हैं और सबसे ज्यादा मात्राएं सगन में होती है, मगन में होती हैं। सबसे ज्यादा मगन में, सबसे कम नगन में। और सगन है 1 1 2, मुड़ता, बहता, सहता, सहले, कह दे, ये सारे सगन हैं। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही सरल तरीका है, आप लिख लीजिए अपने नोट पैड पे, जो भी आप जिस पर जहां लिख रहे हैं। यमाता राज भानस लगन। अब इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, कुछ प्रतिभागियों को समझ नहीं आता। मैं उन प्रतिभागियों से क्षमा चाहूंगा जो बिल्कुल जल्दी जल्दी समझ जाते हैं, जिन्होंने हिंदी पहले पढ़ी हो या ऐसा कहीं सीखा हो। अलग अलग सबका सीखने का तरीका अलग अलग है। अब साइंस स्टूडेंट होगा, थोड़ा उसे शायद शुरू में मुश्किल आए, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ेगा। जिनको समझ आ गई है उनसे क्षमा चाहूंगा, उनका समय ले रहे हैं, लेकिन उन्हीं के दूसरे साथी, हमारे दूसरे साथी अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो ये सिखाना जरूरी है। तो जैसा कि हमने देख लिया, एक गण में 3 वर्ण होंगे। पहले 3 यहां खत्म होते हैं, लेकिन शुरू कहां से? य से होते हैं शुरू। य मा ता। दूसरे 3, दूसरा म से शुरू होगा ना, मगन। यगन य से शुरू होगा। इसे समझिएगा ध्यान से, फिर कई लोग बाद में भी प्रश्न करते हैं। हालांकि बाद में प्रश्न करने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर अभी सही तरीके से हम समझ लें तो बाद में उससे आगे सीख सकते हैं, वहीं उलझे हुए नहीं रह सकते। तो यहाँ पहला यगन आ गया य से शुरू होने वाला, मगन आ गया म से शुरू होने वाला। यगन, मगन, तगन त से, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन, लगन, नहीं सगन तक, ये नहीं है। लास्ट के 2 नहीं है, क्योंकि 3 तो मिनिमम चाहिए। तो यगन के लिए ये आ गया यमाता, यानी यहां लिखा है हमने 1 2 2। इसके साथ ही यदि हम नीचे 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2, ये हमने यमाता राज भानस लगा जो है, ये इस शब्द की हमने नीचे गिनती की है, इस शब्द की यहां गिनती कर ली है। ये जो ऊपर लिखा हमने यमाता राज भानस लगा, इसकी गिनती यहां कर ली। तो यगन, यमाता, ये आ गया यगन, पहले 3। मगन, मगन यहां से आगे चलेगा 3। मगन, मातारा। इसी प्रकार तगन यहां से आगे चलेगा, ताराज 2 2 1। इसी प्रकार रगन यहां से आगे चलेगा, राजभा 2 1 2। जगन, जगन के लिए जभान 1 2 1। भगन के लिए भानस, नगन के लिए नसल 1 1 1। और सगन के लिए सलगा 1 1 2। ये याद रखने का एक तरीका है, ये भी ऐसे ही बनाया है जैसे मैंने पहले बोला।
तब तक इसमें और भी कई ऐसी चीजें हमने रखी हैं जो याद रखते हैं, जिससे हम कि इसका क्या फार्मूला है। तो ये यमाता राज भानस लगा, अगर ये हमें जुबानी याद रहता है तो हमें गण गिनने में मुश्किल नहीं आती, गणों की मात्रा गिनने में मुश्किल नहीं। यहाँ तक प्रिया मैम कोई प्रश्न तो नहीं है? सुप्रिया मैम, सुप्रिया मैम फिर से आउट हो गई शायद, उनका नेटवर्क। हाँ जी सर, जी सर। हाँ, यहाँ तक देखिएगा कोई प्रश्न तो नहीं है इन सब चीजों के संदर्भ में। हाँ सर, छंद और गिनती में क्या अंतर है, ये एक मैम 2-3 बार पूछ चुकी हैं, जरा आप बता दीजिए। उनको उनको जूम में बुलाइए। ठीक है सर। क्या नाम है उनका, उनको ऐड करिए, ठीक है। धन्यवाद। अभी तक कह रहे हैं कि वेल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम, मतलब अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बस छंद के बारे में पूछ रहे हैं। और यही सर, अभी तक एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक। हाँ, चलिए उनको प्रश्न के ऐसे ही जवाब दे देते हैं, अगर वो जुड़ना चाहे, अगर फिर से तो कोई बात नहीं। जी 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 जी। छंद गिनती के बाद ही बनता है, छंद को समझने के लिए गिनती है। गिनती है कि छंद है लय, बंधन। छंद का मतलब बंधन, एक लय के बंधन में जब हम किसी रचना को बांधते हैं या अपनी बात को बांधते हैं। रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई किश्ती, कभी खो गया किनारा। तो एक बाकायदा इसका छंद है। दोहे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें हम देखते हैं एक लय है, जबरदस्त लय। हम सोचते हैं लय कैसे आई, ये लय आई गिनती से। तो गिनती से छंद बनता है। गिनती मूल है और छंद बनता है गिनती से। पहला कदम गिनती है और गिनती से फिर छंद बनता है। मैं आता हूँ कुछ देर में आता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ आपके। गिनती से छंद बनता है। छंद यूं समझिए, छंद हमारी मंजिल है और गिनती हमारा रास्ता है। छंद हमारी मंजिल और गिनती हमारा रास्ता। कोई भी प्रश्न इस वक्त यहाँ तक हमने बात की, हमने सर बात अभी तक सर अभी इसके रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं है, सभी बोल रहे हैं समझ में आ गया। ठीक, तो जी जी। इसके बाद होमवर्क नहीं, अभी इसी सेशन के लिए हम काम देंगे थोड़ा, उसके बाद कल के लिए होमवर्क आके मैं एक पोस्ट में दे दूंगा, ठीक है। हमें सर एक मैम ने बोला है गा में, गा आ की मात्रा में 2 क्यों, ये भी एक पूछा है, तो आप इसको दोबारा। आ में तो 2 ही होते हैं ना, आ में तो 2 ही होंगे। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 3 ही। सुरजीत सर, जी जी। सुप्रिया मैम जो पूछ रहे हैं वो उसके संदर्भ में था, जब आपने गा की एक मात्रा लिख दी थी और उसको बाद में एडिट किया था। जी हाँ जी, हाँ वो ये जी, उसी बात को क्लियर कर रहे हैं। वो टाइपिंग मिस्टेक, वो टाइपिंग एरर हाँ था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। जी, वो करेक्ट हो चुकी है। तो अभी सब साथी ध्यान से सुने, जो हम इस सेशन में आगे करने वाले हैं, बहुत रोचक काम। हमें एक सेकंड रखिएगा।
तो ये नजर आ रहा है सबको काम? यह पोस्ट के ऊपर भी डाल देंगे। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी इस वक्त? आ रही है, आ रही है। ये गिनती भी साथ में डाल देंगे, किसी को प्रॉब्लम ना हो। और कमेंट बॉक्स में कोई भी 5 ऐसी पंक्तियां या वाक्य लिखे जिनमें हर एक की मात्राएं इस प्रकार हो। इस प्रकार से लिखेंगे तो वो पंक्ति ही बन जाएगी, वो वाक्य नहीं रहेगा, वो लयात्मक हो जाएगी। इस प्रकार से हो 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2। ये अभ्यास है हमारा इस सेशन का। इसके बाद हम घर के लिए अभ्यास देंगे, वो गण गण के हिसाब से हमें लिखना होगा। यहाँ हमें इस तरह की कितनी है, 5 ऐसी पंक्तियां लिखनी है। साथियों एक बात का पूरा ध्यान रहे, 5 पंक्तियां एक कमेंट में आनी चाहिए। एक कमेंट में सीरियल नंबर दे दीजिए, सीरियल नंबर 1 ये, 2 ये, 3 4 5, इस तरह से सीरियल नंबर दे के 5 पंक्तियां एक ही लाइन में आनी चाहिए। बेशक तब तक पहला उदाहरण चमन जी या कोई हम में से सोर्स पर्सन ही अगर वहां उदाहरण के तौर पर एक कमेंट कर दे कि इस प्रकार देना है तो बाकी को समझ आ जाएगी एक ही कमेंट में। लेकिन 5 के 5 कमेंट ना दीजिएगा प्लीज, ठीक है? सुप्रिया मैम, यहाँ क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस सेशन को हम? जी जी सर, तो मुझे आशा है कि सभी को आज ये वाला सेशन समझ में आ गया होगा। जो सर ने अभी आपको टास्क दिया है वो आप फेसबुक ग्रुप में जाकर डाल दीजिए, और कोई भी क्वेरी होगी सर जी जी सर कमेंट उसी पोस्ट के नीचे करना है जो पहले सुबह की हुई है कि नई पोस्ट की है? नहीं, जो मेरा वाला सेशन ये जहाँ मैं बोला हूँ ये वाला इस वक्त लाइव चल रहा है वहाँ, तो इसी लाइव के नीचे, इसी लाइव के नीचे करना है। हाँ, एक और बात मैं सब प्रतिभागियों से कहना चाहूंगा कि हमने क्या रखा है, हिंदी के भी लेक्चर रखे हैं, उर्दू के भी लेक्चर रखे हैं, हिंदी के छंद पर चर्चाएं रखी हैं, उर्दू के अरकान पर चर्चा रखी हुई है। क्योंकि ये रमेश जी मुझसे कल फोन पे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये बात क्लियर करना, हालांकि सबको पता भी होती है कि शायर होने के लिए या साहित्यकार होने के लिए एक भाषा में संपन्न होना काफी नहीं होता। आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहा जाता है कि 3 भाषाएं बच्चे को सिखाइए, या यकीन करिए कि एक साहित्यकार, अगर सही साहित्यकार हमें होना है तो हमें कम से कम 3 भाषाओं का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, और उसके साहित्य की भी पकड़ चाहिए हमें, उसका साहित्य भी हमें उर्दू साहित्य पढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान में 3 साहित्य, अगर हम इस वक्त अगर हम हमारे साथ गोजरा साथी जुड़े हुए हैं, उन्हें गोजरी हिंदी उर्दू ये पढ़ने चाहिए, डोगरी का भी आना चाहिए। डोगरे साथी जो है डोगरी हिंदी उर्दू, गोजरी का भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। इस प्रकार कम से कम 3, और उससे ज्यादा जितनी भी हो जाए उतनी कम है। तो इतना हमें साहित्य भी पढ़ना चाहिए, भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। इसीलिए ये 4 भाषाओं में हमने वर्कशॉप रखी है, और जितने भी इसमें लेक्चर्स होते हैं कृपया सब सुने, उर्दू वाले हिंदी वाले लेक्चर भी ध्यान से सुने, और हिंदी के लोग जो है उर्दू वाले लेक्चर भी ध्यान से सुने, ताकि जो उद्देश्य रखकर, जो ऑब्जेक्टिव्स रखकर इस वर्कशॉप को रखा गया है वो पूरा हो। और इस दौरान आपके दिमाग में और भी नई बातें आती हैं तो वो कहिए, वो हम नई वर्कशॉप में उन्हें भी नई वर्कशॉप का रूप देंगे, प्रारूप, नए प्रारूप से एक नई वर्कशॉप चलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया मैम, आप कंक्लूड करिए। सर हाँ सर, एक और बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे, जिस तरह से अभी सुजीत सर ने बता दिया, लोगों में क्यूरियोसिटी है कि उर्दू या गोजरी का सेशन किस वक्त होगा, तो हम आपको शेयर कर देंगे ना उसके बारे में। सर ने बता दिया वो सेशन भी जरूर होगा, तो काइंडली मेक पेशेंस प्लीज। सर ये और ये इंदिरा मैम कह रही है कि एक एग्जांपल बता दीजिए जो अभी आपने टास्क दिया ना, तो उसके बारे में तो हमारे रिसोर्स पर्सन डाल देंगे ग्रुप में। सर अजय सर, फिर आप ना एक एग्जांपल डाल देना उनको ना, थोड़ा पता चल जाए। जी सुप्रिया मैम, सर ने चमन सर को कहा है वो डाल देंगे। अगर उनके डालने में दिक्कत तब समय लगता है तो मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं। प्रतिभागियों को मिल जाएगा एक उदाहरण जो है 2 1 2 2 का, जो 4 बार लिखना है। चमन सर मुझे उम्मीद है कि इस वक्त उन्होंने कर लिया होगा, तो वो डाल रहे हैं। शुक्रिया सुप्रिया मैम। अब हम ये सेशन अभी कंक्लूड करते हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो आपको टास्क दिया उसको अच्छे से करिए और पेशेंस बना के रखिए। उर्दू और गोजरी का भी सेशन बहुत जल्द आएगा, तो जो ये टास्क दिया है आप करें। और अगर और भी क्वेरीज होंगी ना तो 4:30 पे हम लाइव दोबारा से आएंगे, सर अपनी उन क्वेरीज का आंसर देंगे। तो आप ये होम टास्क कीजिए। और दूसरा है
कि जो आपने गूगल फॉर्म भी शेयर किया जाएगा, 4 बजे शायद हो जाएगा, तो आप जरूर फिल कर देना, तब आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी, वही आपकी अटेंडेंस होगी। तो चलिए आप अपना ये टास्क कीजिए। 4:55 तक ये सत्र मतलब फेसबुक ग्रुप तक ऑन रहेगा कमेंटिंग, तो आप वहां पे जाके ये टास्क कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।